एजुकेलेरा में आप सभी का स्वागत है। 12th कॉमर्स सब्जेक्ट हमारा अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में हमारा चैप्टर जो चल रहा है साझेदार की सेवानिवृत्ति मृत्यु। इस चैप्टर पर ये जो वीडियो है पार्ट नंबर 10, और इस वीडियो में हम आपकी एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो आइए हम सवाल क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एनसीईआरटी आपकी सिलेबस की बुक पेज नंबर 224 में जाकर आप इस क्वेश्चन नंबर 10 को जाकर देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, नारंग, सूरी और बजाज एक फर्म में साझेदार हैं। 3 साझेदार नारंग, सूरी और बजाज। उनका लाभ तथा हानि विभाजन क्रमशः 1/2, 1/6 और 1/3 है। 3 साझेदार, इनका लाभ विभाजन अनुपात बता रहा है। जितना भी लाभ होगा उसका 1/2 नारंग ले जाएगा, मतलब आधा नारंग का है। उसका 1/6 हिस्सा सूरी का है और 1/3 हिस्सा बजाज का है। 1 अप्रैल 2017 को तुलन पत्र इस प्रकार है। इन तीनों के व्यापार का, नारंग, सूरी और बजाज, इन तीनों के साझेदारी व्यापार का 1 अप्रैल 2017 को तुलन पत्र बता रहा है। मतलब साल प्रारंभ होता है 1 अप्रैल 2017 को और अंत होता है 31 मार्च 2018। तो ये चिट्ठा जो है, ये तुलन पत्र जो है वो वर्ष के प्रारंभ का है, मतलब प्रारंभिक चिट्ठा दिया हुआ है। ये दायित्व पक्ष, दायित्व में लिखा हुआ है देवी पत्र 12,000 रुपये, विविध लेनदार 18,000 रुपये, संचय 12,000 रुपये, पूंजी दिया हुआ है नारंग, सूरी और बजाज का 30,000, 20,000, 38,000। इधर संपत्तियों में जब हम देखते हैं तो पूर्ण स्वामित्व परिसर 40,000 रुपये, मशीनरी 30,000 रुपये, फर्नीचर 12,000 रुपये, स्टॉक 22,000 रुपये, देनदार 20,000 रुपये और देनदार में से संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 1,000 रुपये घटाया हुआ है। देनदार बाहर 19,000 रुपये, रोकड़ 7,000 रुपये। जब हम दायित्व और संपत्तियों का योग देखते हैं, तुलन पत्र का योग देखते हैं, 1,30,000, 1,30,000 दिया हुआ है। फिर आगे सवाल बताता है, एडजस्टमेंट में बजाज फर्म से सेवानिवृत्त हुआ। बजाज क्या हो रहा है? रिटायर हो जा रहा है फर्म से, इस व्यापार से रिटायर हो जा रहा है, सेवानिवृत्त हो रहा है। तथा साझेदार निम्न पर सहमत हुए, और जो तीनों साझेदार हैं वो निम्न बातों पर सहमत होते हैं। पहला, पूर्ण स्वामित्व परिसर तथा फर्नीचर का मूल्यांकन क्रमशः 20% तथा 15% अधिक पर हुआ। लिखा है कि पूर्ण स्वामित्व परिसर जो है, और यहाँ पास फर्नीचर लिखा हुआ है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर फर्नीचर नहीं होगा, यहाँ पास स्टॉक होगा, तो इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पास स्टॉक करना पड़ेगा। तो पूर्ण स्वामित्व फर्नीचर तथा स्टॉक का मूल्यांकन क्रमशः 20%। ये 20% किसका है? पूर्ण स्वामित्व परिसर का है। 20% से इसके मूल्य में वृद्धि हो रही है। और उसी तरह स्टॉक के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है? 15% की वृद्धि हो रही है। दूसरा पॉइंट बोलता है मशीनरी तथा फर्नीचर। मशीनरी तथा फर्नीचर का मूल्यांकन क्रमशः 10% मशीनरी के लिए और 7% फर्नीचर के लिए कम पर हुआ। मतलब इनका जब मूल्यांकन किया गया तो इनके मूल्य में कमी आ गई। कितने कितने की? मशीनरी के मूल्य में 10% की कमी और फर्नीचर के मूल्य में 7% की कमी। हानि हो रही है, यहाँ वृद्धि हो रही है, लाभ हो रहा है, यहाँ हानि हो रही है। तो वृद्धि, संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही है, कहाँ जाएगा? पुनर्मूल्यांकन खाते के क्रेडिट साइड। संपत्ति के मूल्य में कमी हो रही है, कहाँ जाएगा? पुनर्मूल्यांकन के डेबिट साइड। हानि है इसलिए।
आगे लिखता है डूबत ऋण के लिए प्रावधान 1500 रुपए तक बढ़ाया गया। मतलब कि आप देखेंगे कि सवाल में यहाँ पर डूबत ऋण कितना दिया हुआ है, 1000 रुपए का बनाया हुआ है। और ये पॉइंट क्या बोलता है कि 1500 तक बढ़ाया गया, मतलब 500 का और डूबत ऋण बनाना है। 500 रुपए की और हानि हो गई, ये कहाँ जाएगा, पुनर्मूल्यांकन के डेबिट साइड जाएगा हानि के रूप में। आगे लिखता है बजाज के सेवानिवृत्त होने पर ख्याति का मूल्यांकन 21,000 रुपए पर हुआ। पूरे फर्म की ख्याति बता रहा है कि 21,000 रुपए पूरे पूरे फर्म की ख्याति का मूल्यांकन हुआ। अब ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि बजाज सेवानिवृत्त होकर जा रहा है। तो जब कोई साझेदार सेवानिवृत्त होकर जाता है तो उसके भाग की ख्याति क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है। अब कैसे दिया जाता है, बाकी के जो बचे साझेदार हैं अपनी पूंजी में से घटाकर इसकी पूंजी में जोड़ देंगे, बजाज की पूंजी में जोड़ देंगे। अब बाकी के साझेदार कितना कितना घटाएंगे वो निकालना पड़ेगा। तो उसको निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अभिलाभ अनुपात का, क्योंकि ये रिटायर हो रहा है। रिटायर होने के बाद अब दो साझेदार बचेंगे, इसके हिस्से को भी वो वही बांटेंगे, मतलब वो अब ज़्यादा प्राप्त करेंगे, लाभ प्राप्त करेंगे, इसलिए उनके लिए लाभ प्राप्ति अनुपात निकाला जाएगा। और इसके भाग की ख्याति जो होगी वो अपने पूंजी से माइनस करते हुए अभिलाभ अनुपात में इसकी पूंजी में जाकर जोड़ देंगे। समायोजन प्रविष्टि एक देना पड़ेगा। आगे लिखता है विद्यमान साझेदारों ने यह निर्णय लिया कि बजाज की सेवानिवृत्ति के बाद पूंजी को नए लाभ हानि विभाजन अनुपात के अनुसार समायोजित करेंगे। मतलब कि अब बाकी के साझेदार जो बच जाते हैं, नारंग और सूरी, ये दोनों जो बच जाते हैं वो क्या करेंगे, अब इनका जो पूंजी होगा, क्योंकि अब ये दोनों बचेंगे, अपना नया समझौता करेंगे, पुनर्गठन करेंगे। इनका जो नया पूंजी होगा वो किस अनुपात में होगा, लाभ हानि विभाजन। इनका नया लाभ विभाजन अनुपात जो होगा उसमें इनकी पूंजी को समायोजित किया जाएगा। पूंजी खाते में आधिक्य कमी, यदि पूंजी खाते में कोई आधिक्य आता है या कमी आती है तो कमी को वर्तमान खाते के द्वारा समायोजित किया जाएगा। यहाँ पर वर्तमान लिखा है, वर्तमान मतलब चालू खाते के द्वारा समायोजित किया जाएगा। तो जो भी जब इनका पूंजी नया लाभ हानि अनुपात में जब बदला जाएगा उसको, तो उसमें जो भी अधिक या कमी होगी उसको क्या किया जाएगा, चालू खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, चालू खाते से समायोजित किया जाएगा। हम देखेंगे इसको। आगे लिखता है पुनर्गठित फर्म का, जो अब इन दोनों के बीच में पुनर्गठित हो रहा है जो फर्म, पुनर्गठित फर्म का नया तुलन पत्र बनाने बोल रहा है, तथा आवश्यक बही खाते तैयार करें। और हमको जो जो खाते बनते हैं सेवानिवृत्ति के समय वो बनाने के लिए बोल रहा है। नया तुलन पत्र बनाने बोल रहा है, बाकी के साझेदार, बचे हुए साझेदार का नया तुलन पत्र बनाने बोल रहा है, और आवश्यक बही खाते तैयार करने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब कि आप देखेंगे आपको सवाल क्या क्या बनाने बोल रहा है। सवाल आपका जो है वो पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और तुलन पत्र तो आपको नया तुलन पत्र बनाने बोला है, और आवश्यक खाते बनाने के बोल रहा है। तो आवश्यक खाते में कौन कौन से आ जाएंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता और पूंजी खाता। पुनर्मूल्यांकन खाते से क्या होगा, जो संपत्तियां और दायित्व है उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। और पूंजी खाते से क्या होगा, इनकी अंतिम पूंजी निकल कर आएगी जिस दिनांक पर वो सेवानिवृत्त होकर जा रहा है। इसी अंतिम पूंजी को हम उठाकर तुलन पत्र में ले जाएंगे, जो नया तुलन पत्र हम बना रहे हैं। तो हमने यहाँ पर इन तीनों का फॉर्मेट खींच दिया, पुनर्मूल्यांकन खाता, पूंजी खाता और तुलन पत्र। ये हमारा कैलकुलेशन के लिए, वर्किंग नोट के लिए स्पेस है। हम
यहीं पर पूरा चीज देखेंगे। हमने तीनों खाता यहाँ पर ओपन कर दिया है, दो खाता और तुलन पत्र हमने यहाँ पर तीनों चीजें ओपन कर दी हैं। अब सवाल को हम शुरू से पढ़ते जाएंगे और जहां जहां जो चीजें आनी है वहां वहां उसको लिखते जाएंगे। तो आपको एक बात ध्यान रखना, क्योंकि हम नया तुलन पत्र भी बना रहे हैं, तो जब ये तुलन पत्र पढ़ेंगे तो इसका एक एक जगह इसका प्रभाव दिया जाएगा। और जैसे ही हम एडजस्टमेंट पे पहुंचेंगे तो हम वहां पर दो दो प्रभाव एडजस्टमेंट का देने लगेंगे। तो आइए हम सवाल प्रारंभ करते हैं, उसको सवाल को हल करना प्रारंभ करते हैं। पहले लिखा है नारंग सूरी और बजाज, नारंग सूरी और बजाज एक फर्म में साझेदार हैं। उनका लाभ तथा हानि विभाजन अनुपात 1/2, 1/6 और 1/3। देखेंगे आप ये इस तरह का भिन्न में दिया हुआ है, तो आप देखेंगे तीनों का भिन्न क्या हर क्या अलग अलग है, 2, 6, 3। तो क्या करते हैं कि हम इसको अनुपात में, इनके हरों को बराबर करके अनुपात में बदल देते हैं। तो देखिएगा इसको कैसे बदलेंगे। तो लिखा है 1/2, ठीक है, 1/6 और 1/3। तो इन तीनों का पहले हम लसा निकालेंगे। तो 2, 6 और 3 का जब आप लसा निकालेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई और ये 3 वैसे उतर गया, फिर 3 एकम ये कट जाएगा तो कितना आता है 6। मतलब कि हम इन तीनों के हर को 6 बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर 3 से गुणा कर कर ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे। तो 1/2 के लिए 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3/6। उसी तरह 1/6 के लिए यहाँ तो पहले से 6 है, मतलब 1 से गुणा करना पड़ेगा, तो हो गया 1/6। किसके लिए, ये जो है वो सूर्य का है, ठीक है, और ये जो है वो नारंग का है। फिर उसी तरह अब हम देखते हैं बजाज का 1/3 दिया हुआ है, इसको भी कर देते हैं, 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, इस हर को 6 बनाने के लिए। तो यहाँ पास हो गया 2/6। तो इनका अनुपात जो होता है 3, 1 और 2, 3, 1 और 2, इस तरह का इनका अनुपात होता है 3, 1, 2। तो ये इनका अनुपात है। अब हमने इनको अनुपात में बदल दिया। फिर लिखा है 1 अप्रैल 2017 को तुलन पत्र इस प्रकार है। तुलन पत्र दिया हुआ है, यहाँ नीचे दायित्व दिया हुआ है। दायित्व हम पढ़ते जाएंगे, जहां जहां लिखना होगा उसको वहां लिखते जाएंगे। देवी पत्र कहाँ जाएगा, नया चिट्ठा हम बना रहे हैं, नए चिट्ठे में जाएगा, तो इसको लिख देंगे देवी पत्र नए चिट्ठे में। यहाँ दायित्व में देवी पत्र। अब संपत्ति इसका जो राशि है वो अभी हम अंदर ही लिखते हैं। कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपये, क्योंकि इसमें समायोजन हो सकता है, अभी राशि अंदर ही लिखेंगे। फिर लिखा हुआ विविध लेनदार, ये भी हमारा दायित्व है, यहाँ लिख देंगे विविध लेनदार। इसकी भी संपत्ति को हम अभी अंदर ही लिखते हैं। अमाउंट दिया हुआ 18,000 रुपये, अंदर लिखते हैं, कुछ इसमें समायोजन हो सकता है। फिर लिखा हुआ है संचय, क्योंकि पुनर्गठन है तो क्या किया जाएगा, संचय को समाप्त किया जाएगा। मतलब कि ये जो इस संचय को जिन्होंने बनाया है, जिन साझेदारों ने जिनको बनाया, इसको बनाया है, उन साझेदारों को क्या किया, उनकी पूंजी में जोड़ दिया जाता है। तो ये तीनों ने इस संचय को बनाया है तो इनकी पूंजी में जाकर जोड़ दिया। अब कैसे जोड़ा जाएगा, इनका जो अनुपात है, अभी जो हमने अनुपात 3:1:2 का बनाया था, इसी में बांट कर इनकी पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। मतलब यहाँ से एक दायित्व समाप्त करके और दूसरे दायित्व में जाकर जोड़ देंगे, बस यहाँ समाप्त होकर यहाँ जाकर जुड़ जाएगा इनके अनुपात में। तो देखिएगा पहले संचय का समायोजन कर लेते हैं, संचय का विभाजन। संचय का विभाजन पहले नारंग के लिए, तो संचय कितना है, 12,000 रुपये। संचय कितना है, 12,000 रुपये। नारंग का अनुपात है 3/6, 3, 2, 5, 1, 6। काटते हैं तो यहाँ हो गया 2,000 रुपये, 6 दूनी 12 और ये 3 शून्य उतर गया, 3 से गुणा करेंगे 6,000 रुपये नारंग के हिस्से में। उसी तरह सूरी का देखते हैं कितना आएगा, तो 12,000 का 1/6, इसका अनुपात 1/6 है, तो इसका 2,000 रुपये आएगा। और उसी तरह
बजाज के लिए देखते हैं तो 12,000 का 2/6 तो आ जाता है इसका 4,000 रुपये। तो अब हम इनकी पूंजी में जाकर जोड़ देंगे। तो इनकी पूंजी में जुड़ेगा, आप देखेंगे इनका पूंजी खाता नीचे बना हुआ है, यहाँ ये चिट्ठा है, ये पुनर्मूल्यांकन है और ये पूंजी। तो इनकी पूंजी में हमको जोड़ना है, ये इनकी पूंजी में जोड़ना है, इनकी पूंजी को बढ़ाना है। पूंजी कैसे बनती है? क्रेडिट होकर बनती है, डेबिट होकर समाप्त होती है। अगर डेबिट साइड लिखेंगे तो वो कम होने लगेगा, ठीक है, क्योंकि पूंजी दायित्व है, दायित्व हमेशा क्रेडिट होकर बनता है। तो पूंजी को बढ़ाना है तो यहाँ लिखेंगे संचय, सामान्य संचय, ठीक है। अमाउंट हमारा हो गया 6,000, नारंग के लिए 6,000, सूर्य के लिए 2,000 और बजाज के लिए 4,000 रुपये हमने लिख दिया। ये हमारा संचय का एक जगह प्रभाव पड़ गया, एक ही जगह प्रभाव इसका देना है। फिर आगे लिखता है पूंजी खाता, क्योंकि हम पूंजी खाता बना रहे हैं। यहाँ इन तीनों की पूंजी को हम शेष के रूप में उठाकर ले जाएंगे। यहाँ लिखेंगे शेष लाया गया, अमाउंट है 30,000 रुपये, अमाउंट है 30,000 रुपये, 20,000 रुपये और 38,000 रुपये। ये हमारा पूंजी का भी हो गया, हमने इसका भी एक प्रभाव डाला। फिर लिखा है इधर संपत्तियों में पूर्ण स्वामित्व परिसर, संपत्ति है क्योंकि नया चिट्ठा बना रहे हैं, संपत्ति के रूप में लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे पूर्ण स्वामित्व परिसर, अमाउंट दिया हुआ है 40,000 रुपये, अभी अंदर लिखेंगे क्योंकि इसमें समायोजन हो सकता है, लिख दिए। फिर लिखा है मशीनरी, मशीनरी को भी यहीं लिखेंगे, मशीनरी अमाउंट दिया हुआ 30,000 रुपये, अंदर ही लिखेंगे इसको भी। फिर आगे दिया हुआ है फर्नीचर, इसको भी लिख लेते हैं, फर्नीचर अमाउंट दिया हुआ 12,000 रुपये, अंदर ही लिखते हैं। फिर दिया हुआ है स्टॉक, सब संपत्तियों में लिख रहे हैं, तुरंत पत्र में हम संपत्ति पक्ष में इसको लिखते जा रहे हैं क्योंकि ये संपत्ति है, नया चिट्ठा बना रहे हैं हम, ठीक है। स्टॉक कितना दिया हुआ है? 22,000 रुपये, लिख देते हैं। फिर लिखा है देनदार, अमाउंट दिया हुआ है इसमें 20,000 रुपये और इसमें माइनस किया हुआ है संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कितना? 1,000 रुपये माइनस किया हुआ है। अभी 19,000 को बाहर नहीं करते, हम यहीं अंदर में लिखते क्योंकि इसमें अभी और समायोजन हो सकता है, लिख दिया हमने। फिर आगे दिया हुआ है रोकड़, रोकड़ को भी लिख लेते हैं, संपत्ति है, संपत्ति पक्ष में रोकड़ 7,000 रुपये अंदर। हमने सभी चीज लिख दिया, यहाँ पर जितनी भी चीजें लिखी थी संपत्तियां थी, सभी को हमने संपत्ति के रूप में उठाकर नए चिट्ठे में तुलन पत्र में हम ले आए। अब इसका भी एक जगह प्रभाव पड़ गया, इनका भी एक जगह प्रभाव और इनका भी एक जगह प्रभाव पड़ चुका है। अब आगे हम सवाल में चलते हैं। सवाल हमारा आगे बोलता है, अब ये एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि बजाज फर्म से सेवानिवृत्त हुआ, रिटायर हो गया तथा साझेदार निम्न पर सहमत हुए। पहला बोलता है कि पूर्ण स्वामित्व परिसर तथा स्टॉक का मूल्यांकन, परिसर का और स्टॉक का मूल्यांकन कितने पे किया गया? परिसर का मूल्यांकन 20% और स्टॉक का मूल्यांकन 15% अधिक पर हुआ, इनका मूल्य में वृद्धि हो गई, लाभ हो गया। अब देखेंगे कितने कितने की वृद्धि हुई। तो पहले परिसर के लिए, पहले परिसर के लिए तो परिसर के मूल्य में वृद्धि, ठीक है। तो परिसर हमारा है 40,000 का, परिसर हमारा है 40,000 का। आप देखेंगे परिसर हमारा है 40,000 का, इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, तो इसका 20% निकालेंगे। तो अंश और हर 2 शून्य कट गया, यहाँ पर 400 बचता है, 20 से गुणा करते हैं तो होता है 8,000 रुपये, मतलब इसके मूल्य में 8,000 की वृद्धि होगी, 8,000 का लाभ हो गया।
उसी तरह स्टॉक के मूल्य में वृद्धि भी निकाल लेते हैं, स्टॉक के मूल्य में वृद्धि। तो आप देखेंगे ये वर्किंग नोट नंबर, हम वर्किंग नोट नंबर 1 और ये हमारा हो गया वर्किंग नोट नंबर 2, और ये स्टॉक वाला जो हो गया वो वर्किंग नोट नंबर 3, मूल्य में वृद्धि। अब स्टॉक आप देखेंगे कि आपका स्टॉक जो है वो है 22,000 का, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि हो रही है, इसके मूल्य में 15% की वृद्धि हो रही है। तो स्टॉक हो गया 22,000 का और इसके मूल्य में 15% की वृद्धि। तो यहाँ पर 2 शून्य हमारा कट गया। अब गुणा करते हैं 15 को 220 से, 15 को 220 से जब हम गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 3300 रुपये, 3,300 की वृद्धि हो गई। तो परिसर के मूल्य में 8,000 की वृद्धि और स्टॉक के मूल्य में 3,300 की वृद्धि, दोनों ही लाभ हैं। लाभ कहाँ जाता है? संपत्तियों के मूल्य में जब वृद्धि होती है तो पुनर्मूल्यांकन के क्रेडिट साइड जाता है, लाभ है। तो यहाँ पर लिख देंगे परिसर, परिसर के मूल्य में 8,000 की वृद्धि और उसी तरह स्टॉक के मूल्य में 3,300 की वृद्धि। ये तो एक जगह प्रभाव पड़ गया इनका पुनर्मूल्यांकन खाते में। दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा? 2 प्रभाव हमको डालना है। दूसरा प्रभाव ये होगा कि अब हमारा परिसर का मूल्य जो है वो बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ जाएगा? 8,000 से बढ़ जाएगा। तो 8,000 हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा परिसर का मूल्य हो गया 48,000 रुपये। पहले 40 था, अब 48 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रभाव हमने दे दिया। उसी तरह स्टॉक के मूल्य में वृद्धि हुई, इसको भी जोड़ते हैं। स्टॉक के मूल्य में वृद्धि, कितने की वृद्धि हुई? 3,300 की वृद्धि हो गई, जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ेंगे तो 25,300 हो जाता है, इसको भी बाहर कर देंगे। ठीक है, तो हमने दो दो जगह प्रभाव दिया, एक यहाँ पर पुनर्मूल्यांकन में लाभ के रूप में और दूसरा इनके मूल्य में हमने वृद्धि कर दिया। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा कि ये लाभ जो होता है, लाभ जो होता है वो किनका होता है? मालिक का होता है और आकर वो पूंजी में जुड़ने लगता है। तो ये लाभ जो होगा इनके आकर पूंजी में जब जुड़ जाएगा, तो पूंजी में जब जुड़ेगा तो पूंजी इनका फिर क्या होगा? पूंजी इनका आएगा दायित्व पक्ष में, क्योंकि पूंजी दायित्व है। तो लाभ जुड़कर इधर आ जाएगा, ये दोनों जुड़कर इनकी पूंजी में यहाँ पास आ जाएगा। तो आप देखेंगे इधर पूंजी बढ़ गया, ठीक है, 11,300 से, इधर हमारा संपत्ति भी बढ़ गया 11,300 से। तो दोनों पक्ष क्या हो गया? हमारा बराबर हो गया, दायित्व और संपत्ति पक्ष बराबर हो गया। ये इसका प्रभाव है। तो ये हमारा पहला पॉइंट जो था उसका हमने दो दो जगह प्रभाव दे दिया। अब उसके बाद अगला लिखता है मशीनरी तथा फर्नीचर का मूल्यांकन क्रमशः 10% तथा 7% कम पर हुआ। अब देखेंगे मशीनरी और फर्नीचर दोनों का मूल्यांकन किया गया, इन दोनों के मूल्य में कमी आ गई। ये दिया हुआ है मशीनरी आपका 30,000 का, इसके मूल्य में 10% की कमी, और फर्नीचर दिया हुआ है 12,000, इसके मूल्य में 7% की कमी। दोनों ही हानि है। हानि कहाँ? संपत्तियों के मूल्य में हानि हो रही। जब संपत्तियों के मूल्य में हानि होती है, कमी होती है, तो उसको पुनर्मूल्यांकन के डेबिट साइड लिखा जाता है, क्योंकि पुनर्मूल्यांकन खाता जो है वो लाभ हानि खाते का ही सारांश है। जैसे लाभ हानि खाता बनाया जाता है वैसे ये भी बनाया जाता है। जब भी लाभ होगा तो उसको हम क्रेडिट करते हैं और हानि होता है तो उसको डेबिट करते हैं, उसी तरह इसमें भी किया जाता है। ठीक है, तो अब हमें इसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा मशीनरी और फर्नीचर के लिए, उनके मूल्य में कमी आ रही है। हम कैलकुलेशन करते हैं तो वर्किंग नोट नंबर ये 3 था, अब वर्किंग नोट नंबर हम 4 को देखते हैं। ठीक है, तो हम अभी क्या कर रहे हैं? मशीनरी के मूल्य में जो कमी हुई है उसको देखते हैं। मशीनरी के मूल्य में कमी, तो मशीन आप देखेंगे मशीनरी आपका है 30,000 रुपए का, तो 30,000 रुपए, उसका कितना? 10% कमी हो रही है, मशीनरी में 10% की कमी हो रही है। यहाँ से काटेंगे 3,000 रुपये होता है, हानि हो गई। फिर उसी तरह पांचवा कैलकुलेशन हम करते हैं जो है फर्नीचर के मूल्य में कमी। फर्नीचर के मूल्य में कमी, अब देखेंगे फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर है 12,000 रुपए का
और इसके मूल्य में कितनी कमी हो रही है? 7% की। सवाल में आप देखेंगे 7% क्रमशः दिया हुआ। क्रमशः मतलब क्रम से, पहला मशीन है तो मशीन का ये है, और दूसरा फर्नीचर तो फर्नीचर का ये है। 7%। तो निकालते हैं हम, तो इसका निकलता है 120 को 7 से गुणा करेंगे। 7 शून्य शून्य, 7 दूनी 14 की 4, एक हारसिल, 7 एकम 7 और ये 8। 840 रुपये की कमी यहाँ हो जाती है, और 3000 की कमी मशीनरी में हो जाती है। इसको लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे मशीनरी, मशीनरी 3000 की कमी, और उसके बाद फर्नीचर हमारा आता है 840 रुपये। ये इनका एक जगह प्रभाव हो गया। दूसरा, यहाँ पास हमको मशीनरी और फर्नीचर के मूल्य में कमी करनी पड़ेगी। अब इनका मूल्य इतना नहीं रह जाएगा, तो कमी करते हैं। मशीनरी के मूल्य में 3000 की कमी करते हैं, तो कमी करेंगे तो इसका हो जाएगा 27,000 रुपये हो जाता है। उसी तरह फर्नीचर के मूल्य में जब कमी करेंगे 840 रुपये, तो इसका हो जाता है 11,160 रुपये। ये हमने इन दोनों का भी दो दो जगह प्रभाव दे दिया। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं। लिखा है कि डूबत ऋण के लिए प्रावधान 1500 रुपये तक बढ़ाया गया। 1500 रुपये तक बढ़ाया गया। अब देखेंगे कि सवाल में आपको डूबत ऋण पहले से 1000 का बना हुआ है। 1000 का पहले से डूबत ऋण बनाया हुआ है। अब कहाँ तक उसको ले जाना है? उसको 1500 तक ले जाना है। तो पहले से 1000 बना है, 1500 बनाना है, मतलब 500 और डूबत ऋण के लिए प्रावधान बनाना है। ठीक है, तो डूबत ऋण प्रावधान बनाना मतलब कि 500 रुपये और हमको पैसा प्राप्त नहीं होगा देनदार पर। पैसा और हमारा डूबेगा, हानि होगी। ठीक है, तो हम इसको पुनर्मूल्यांकन के डेबिट साइड इसको भी लिख देंगे। लिखेंगे संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान कितने का? केवल 500 रुपये का। 1000 रुपये पहले से बना हुआ है। 1500 तक करना है तो 1000 रुपये पहले ही बना है, 500 का और बनाना पड़ेगा। तो इसका एक जगह हमने प्रभाव दे दिया। अब दूसरा प्रभाव, क्योंकि अब हमको 20,000 रुपये जहाँ प्राप्त होना था वहां तो पहले तो हमको पता है कि 1000 रुपये नहीं प्राप्त होगा। अब हमको और पता चलता है कि 500 रुपये और नहीं प्राप्त होगा। संदिग्ध ऋण और बना देते हैं 500 रुपये का, 1500 तक कर देते हैं। तो कितना हमको देनदार प्राप्त होंगे? 18,500 रुपये हमने घटाकर यहाँ पर लिख दिया। पहले 19,000 थे, 500 और घटाए, 18,500 का हो गया। ठीक, तो इसका भी दो जगह प्रभाव पड़ जाता है, एक पुनर्मूल्यांकन में और दूसरा हमने अपने देनदार को घटा दिया। तो यहां तक हमारा हो गया। फिर आगे लिखता है बजाज के सेवानिवृत्ति होने पर ख्याति का मूल्यांकन 21,000 रुपये पर हुआ। यहाँ पर देखेंगे आप ख्याति के विषय में बता रहा है। ये क्यों बता रहा है? ये कहना चाह रहा है कि जो साझेदार सेवानिवृत्त होकर जा रहा है उसके भाग की ख्याति को भी देना है। तो हम यहाँ पर पहले उसके भाग की ख्याति की गणना करेंगे और उसके पूंजी खाते में जाकर जोड़ देंगे। उसके हिस्से ख्याति उसके पूंजी खाते में जोड़ देंगे। कैसे दिया जाएगा? क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। जो नारंग और सूरी है इसके हिस्से की ख्याति को अपने पूंजी खाते से घटाते हुए इसकी पूंजी खाते में जाकर जोड़ेंगे। उसके लिए एक समायोजन करना होगा। ठीक है, और बंटवारा कैसे किया जाता है? ये दोनों बंटवारा अपने पूंजी से घटाते हैं, मतलब कि अधिलाभ अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात में ये दोनों अपने जो इसके भाग का ख्याति है उसको बांटकर अपने पूंजी से घटाते हैं। तो उसका हम कैलकुलेशन करते हैं पहले कि इसके भाग का ख्याति कितना होता है जो इसको दिया जाएगा, और कितनी कितनी राशि इनकी पूंजी से घटाई जाएगी ख्याति के रूप में। ठीक है, तो ख्याति का समायोजन, कैलकुलेशन नंबर 6, ख्याति का समायोजन। तो देखेंगे पहले हम निकालते हैं कि उसका भाग कितना है। तो पूरे फर्म की ख्याति आप देखेंगे सवाल में आपको बताया हुआ 21,000 रुपये, और जो साझेदार जा रहा है बजाज उसका अनुपात क्या है? उसका अनुपात है आप देखेंगे 2/4।
6 का है। ठीक है, कितना है उसका अनुपात? 2/6 का है। तो हम निकालते हैं, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, फिर काटेंगे 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, मतलब 7,000 रुपये उसका होता है, उसके हिस्से का ख्याति दिया जाएगा, उसकी पूंजी में बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा? अब इसके पूंजी में 7,000 बढ़ाया जाएगा और इनकी पूंजी से इस 7,000 रुपये को घटाया जाएगा, और वो भी क्या करके? अनुपात में घटाया जाएगा। वो अनुपात कौन सा होगा? अधि अभिलाभ अनुपात होगा, मतलब लाभ प्राप्ति अनुपात। ठीक है, अभिलाभ या लाभ प्राप्ति अनुपात। अब ये कैसे निकाला जाता है? जब हम नए अनुपात में पुराना अनुपात घटा देते हैं तो हमारा अभिलाभ या लाभ प्राप्ति अनुपात निकल जाता है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? नया अनुपात चाहिए और पुराना अनुपात चाहिए। सवाल में आपको पुराना अनुपात तो दिया हुआ है इन तीनों का। नया अनुपात, क्योंकि अब ये दोनों साझेदार बच जाएंगे तो इनके बीच में पुनर्गठन होगा और नया अनुपात बनेगा, तो इनका नया अनुपात नहीं दिया हुआ है। तो नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? इसी पुराने अनुपात से ही हम नया अनुपात बना लेंगे। मतलब कि नया अनुपात क्या हो जाएगा? अब 3 और 1 का हो जाएगा। अब इसकी सहायता से क्या निकाला जाएगा? इस नए अनुपात और पुराने अनुपात की सहायता से निकाला जाएगा लाभ प्राप्ति अनुपात। उसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले मैंने बताया है कि जब भी सवाल में आपको नया अनुपात अलग से या उसको अलग से निकालने का तरीका नहीं बताता है, तो क्या करते हैं? हम पुराने अनुपात में से ही नया अनुपात बना लेते हैं, और वही अनुपात क्या कहलाता है? वो नया अनुपात भी कहलाता है, और वही अभिलाभ अनुपात भी कहलाने लगता है। तो यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमको नया अनुपात या नया अनुपात निकालने का तरीका नहीं बताया है। तो यही हमारा क्या है? यही हमारा नया अनुपात भी है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का नया अनुपात भी है, और अभिलाभ अनुपात भी है। इसी अनुपात में हम इसके भाग की ख्याति को बांट कर इनके पूंजी से घटा देंगे। ठीक है, तो पहले निकालते हैं नारंग के लिए कितना, मतलब कितना ख्याति का हिस्सा उसके पूंजी से घटाया जाएगा। तो 7,000 प्राप्त होना है बजाज को। ठीक है, तो इसका अब आप देखेंगे 3/4 कितना आता है? 3/4। अब हम इसको काटते हैं, तो यहाँ पास 4 एकम 4, 7 में से 4 गया, बचा 3, 3 और 0 30, फिर 4 सत्ते 28, 30 में से 28 गया, बचा 2, 2 और 0 20, फिर 4 पंचे 20 और ये 0। 1750 को 3 से गुणा करेंगे तो 0, 3 पंचे 15 की 5, 1 हारसिल, 3 सत्ते 21, 22 की 2, 2 हारसिल, 3 एकम 3 और ये 2 5, मतलब 5,250 इसकी पूंजी से घटाया जाएगा। ख्याति का भाग जो इसको देना है, जो बजाज को देना है। फिर उसी तरह सूर्य के लिए, ठीक है, तो 7,000 का 1/4 ये अभिलाभ अनुपात, तो यहाँ पास आता है 1750। 1750 इसकी पूंजी से घटाया जाएगा। तो ये क्या है? ये ख्याति का समायोजन है। ख्याति का समायोजन मतलब इसको 7,000 दिया जाएगा, इतना इतना ये यहाँ पर लिख कर, इनके नाम को लिख कर इतना इतना इसके इसके पूंजी खाते में दे दिया जाएगा, और यहाँ पर बजाज का नाम लिखकर इनके पूंजी खाते से घटा दिया जाएगा इतना इतना। तो हम करते हैं, यहाँ लिखेंगे नारंग 7,000 देना है, तो नारंग कितना देगा? 5,250 रुपये। और उसी तरह सूर्य के लिए 1,750 रुपये। ये हो गया। यहाँ पास एक एक हमने प्रभाव दिया। दूसरा प्रभाव हम यहाँ पास लिखेंगे
बजाज और इन दोनों के पूंजी से घटाएंगे 5,250 और 1,750। ये हो गया हमारा ख्याति का समायोजन। दो जगह इसका भी प्रभाव दिया, एक तरफ पूंजी में जोड़ा, दूसरी तरफ पूंजी से घटा भी दिया। एक बार पूंजी में जुड़ेगी, फिर उसके बाद घट भी जाएगी, बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा ख्याति का यहाँ पास हो जाता है, दो प्रभाव हमने दे दिया। फिर उसके बाद आगे लिखता है कि विद्यमान साझेदारों ने यह निर्णय लिया कि जो ये बाकी के साझेदार बच जाते हैं वो क्या निर्णय लेते हैं कि बजाज की सेवानिवृत्ति के बाद पूंजी को नए लाभ हानि विभाजन अनुपात के अनुसार समायोजित करेंगे। मतलब कि अब इनकी पूंजी जो होगी, अब इनकी जो, क्योंकि अब ये दोनों बचेंगे व्यापार में मालिक के रूप में, तो इनकी नई पूंजी निकल कर आएगी यहाँ से, अंतिम पूंजी। तो अब इनकी पूंजी जो होगी वो इनके नए लाभ विभाजन अनुपात में, यही नया लाभ विभाजन अनुपात भी है 3 और 1, इस अनुपात में इनकी पूंजी हो जाएगी। तो उसका कैलकुलेशन हम अभी करेंगे पूरा बंद करने, जब बंद करेंगे तब। ठीक है। फिर बोलता है पूंजी खाते में आधिक्य या कमी। अगर पूंजी खाते में कोई आधिक्य आता है समायोजन करने के बाद, ठीक है, इनके इनके पूंजी को लाभ विभाजन अनुपात में बदलने के बाद यदि कोई पूंजी में आधिक्य या कमी आती है तो उसको क्या किया जाएगा, चालू खाते से समायोजित किया जाएगा। ठीक, उसको भी देखेंगे हम। पुनर्गठित फर्म का तुलन पत्र व आवश्यक बही तैयार करें। हमने पूरा चीज कर दिया है। अब हम बारी बारी इसको बंद करेंगे और ये जो दो दो पॉइंट जो बोल रहा है उसको भी हम हल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अब इसको क्लोज करते हैं। तो पहले हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता क्लोज होगा। इस पर जो भी लाभ या हानि है वो उठकर पूंजी खाते में, लाभ होगा तो जुड़ेगी, हानि होगी तो पूंजी से घटने लगेगी। फिर इस पूंजी खाते को बंद करेंगे और इनकी अंतिम पूंजी को इनके लाभ प्राप्ति अनुपात के अनुसार रखेंगे। फिर इसको उठाकर इनकी पूंजी को ले जाएंगे हम तुलन पत्र में और इस तुलन पत्र को बंद करेंगे। ठीक है, तो हम प्रारंभ करते हैं, यहाँ से बंद करते हैं इसको। तो आप देखेंगे इधर का योग हमारा आता है, देखने से पता चला कि इधर का योग हमारा लाभ ज्यादा है और इधर जो कमियां हैं वो कम है। ठीक है, तो इधर होता है हमारा 11,300 रुपये, 11,300 रुपये, और इधर का योग हमारा होता है 4,340 रुपये। इधर का 11,300 और इधर का 4,340 रुपये। ठीक है, 4,340 रुपये आप यहाँ घटा के देखेंगे, 11,300, 4,340 रुपये। जब आप घटाएंगे तो शून्य, 6, यहाँ पास हो गया, 12 में से 3 गया तो 9, और 10 में से 4 गया तो 6,960 रुपये। इधर का योग लाभ हमारा ज्यादा है। अब इस लाभ को क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा और बांट कर इनकी पूंजी में जोड़ दिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा, इनका जो अनुपात है 3:1:2 का, इस अनुपात में बांट कर इनकी पूंजी में जाकर जोड़ दिया जाएगा। तो हम बांटते हैं, इस लाभ को पूंजी खाते में हस्तांतरित करते हैं। पूंजी खाता यहाँ लिखेंगे और पहला है नारंग के लिए। ठीक है, पहला है नारंग के लिए, तो यहाँ बंटवारा करते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन लाभ, पुनर्मूल्यांकन लाभ का विभाजन कितना आया, पहले नारंग के लिए आता है 6,960 रुपये। पहले नारंग के लिए 6,960 का नारंग का अनुपात है 3/6, 3, 1, 4, 2, 6, 3/6। यहाँ काटते हैं, 6 एकम 6, 6 एकम 6, फिर 6 एकम 6, 9 में से 6 गया, बचा 3, 3 और 6 36, फिर 6 छक 36 और ये हो गया हमारा शून्य। 1136 गुणा करते हैं, शून्य, 3 छक 18 की 8, एक हारसिन, 3 एकम 3 और 1 4, और फिर 3 एकम 3, 3,480 रुपये नारंग को जाएगा, 3,480 रुपये। फिर उसी तरह सूर्य के लिए तो 6,960 का इसका अनुपात है 1/6, तो काटेंगे तो आएगा 1160, 1160 लिख देंगे इसका। और उसी तरह हमारा है बजाज, 6,960 का बजाज का अनुपात है 2/6, काटेंगे 1160, 2 से गुणा करेंगे, शून्य,
दो छक 12, एक हारसिल, दो एकम दो, 3 और दो एकम दो, 2320 रुपये। तो सूरी का हमारा आ गया है 1160। और यहाँ पास हो गया बजाज, बजाज का हमारा आता है 2320। तीनों का हम योग करते हैं तो आता है 6960 रुपये। जब इसको क्लोज करेंगे 11300, और ये भी हमारा हो गया 11300। दोनों तरफ का योग हमारा 11300 आएगा, आप जोड़ के देखिएगा। तो ये हमारा पुनर्मूल्यांकन खाता क्लोज होता है। अब यहाँ पर देखेंगे ये पुनर्मूल्यांकन लाभ हो गया। इनको क्या करेंगे, क्योंकि पूंजी खाते में इसको लाना है, लाभ है पूंजी में आकर जुड़ेगा। आप देखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाते का डेबिट साइड है, इसका मतलब कि पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट है और इनके पूंजी खाता जो है वो क्रेडिट है। पंजी प्रविष्टि आप देखेंगे तो पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट है और इनका पूंजी खाता क्रेडिट है। तो इनके पूंजी खाते क्रेडिट साइड आएंगे, यहाँ लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन लाभ, पुनर्मूल्यांकन खाता और कोष्टक में लाभ। अब कितना अमाउंट लिखेंगे, यहाँ पास हो गया 3480, 1160 और ये हो गया 2320। 3480, 1160 और 2320 हमने तीनों का लिख दिया। तो ये हमारा क्लोज हो गया। अब इसको क्लोज करने की पारी है। बाकी हमने सभी चीज इसका लिख दिया, अब इसको भी क्लोज करते हैं। ठीक है, तो हम इनको योग करेंगे और योग करने के बाद इनकी पूंजी, केवल इन दोनों की पूंजी, इन दोनों की पूंजी जो है वो इनके अनुपात में हमको बदलना है, इनके अनुपात के अनुसार रखना है। ये अब ये मालिक नहीं रहेगा, ये तो क्या हो गया, अब ये सेवानिवृत्त होकर जा रहा है। तो इसकी सभी चीज़ों को जोड़ेंगे और इसको क्या किया जाएगा, या तो कैश में दे दिया जाएगा रोकड़ में, या तो इस जो भी इसका रकम राशि निकल कर आता है उसको ऋण के रूप में बदल दिया जाएगा। तो पहले हम इसी का जोड़ लेते हैं और इसके ऋण के रूप में इसको बदल देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे 38 और 4, 38 4 42, 42 और 5 47, 47 एक 48, 48 और 2 हो जाता है 50। ठीक है, 48 और 2 हो गया 50। उसी तरह 7 2 9 और ये 1000 यहाँ से हो जाता है 1320, मतलब 50, यहाँ पास 50,000 यहाँ तक पूरा जोड़ आया था और 1320 और हम जोड़ देते हैं तो आता है 51,320। इसका टोटल आता है कितना, आता है 51,320। यहाँ लिख देते हैं ऋण के रूप में। ठीक है, यहाँ हम पूरा लिख देते हैं इसका ऋण के रूप में। तो बजाज ऋण खाता, हमने इसको ऋण खाता में कन्वर्ट कर दिया है 51,320 रुपये। तो इसका हो गया। अब उसके बाद इन दोनों में आते हैं तो आप देखेंगे इसका आता है 23,160 रुपये। इधर का जोड़ आता है इसका 23,160 रुपये। कितना है इसका जोड़, 23,160 रुपये। उसमें इधर इसका डेबिट का भी जोड़ दिया हुआ 1,750 घटा देते हैं तो 0 1, 11 में से 7 किया 4, यहाँ पास 11 में से 7 गया 4, यहाँ 2 में से 1 गया 1 और ये हो गया हमारा 21,410। इसका आता है अंतिम। अभी मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ, क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि इसकी पूंजी को हमको इनके अनुपात में रखना, इसलिए मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पास किनारे हम लिख रहे हैं। तो इसका यहाँ अंतिम पूंजी निकल कर आता है 21,410 रुपये। इधर का जोड़ेंगे, इधर का जोड़ आता है 23,160, उसमें से 1,750 घटाए तो अंतिम पूंजी इसका 21,450, 21,410 आ रहा है। उसी तरह हम देखते हैं नारंग का। तो 30 और 6 36, 36 में 3 जोड़े तो आता है 39,480, 39,480। उसी तरह इधर कितना दिया हुआ है 5,250। इसको घटाते हैं तो 0 30 2 4, 34,230 रुपये इसका अंतिम पूंजी निकल कर आता है। तो इन दोनों का अंतिम पूंजी का टोटल कितना है वो करके फिर हम इनकी पूंजी को क्या करेंगे,
इनके अनुपात में बदल देंगे। ठीक है, तो जोड़ते हैं। तो 34,230 प्लस 21,410, तो 0, 4, 6, 5 और ये 5, 55,640 इनका अंतिम पूंजी, मतलब इन दोनों का टोटल अंतिम पूंजी निकल कर आता है। ठीक है, कितना निकल कर आया? 55,640 टोटल निकल कर आता। अब नारंग के लिए बनाते हैं कि इस 55,640 में इनकी टोटल पूंजी है। अगर इनकी पूंजी को हम क्या कर दें, अनुपात में कर दें, तो नारंग की पूंजी कितनी होती है? तो नारंग का नया अनुपात जो है वो 3/4 है। इनका नया अनुपात 3 और 1 का है। यहाँ से हमने नया अनुपात बनाया है। तो नारंग का क्या हो गया अनुपात? नया अनुपात 3/4 का हो गया। अब इसी के अनुसार इसकी पूंजी को हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पास हो गया 4 एकम 4, ठीक है, 1 और 5 15, फिर 4 तिहाई 12, 15 में से 12 गया, बचा 3 और 6 36, ठीक है, फिर 4 नवा 36, ठीक है, फिर 4 एकम 4 और ये 0। अब गुणा करते हैं। 0, 3 एकम 3, फिर 3 नवा 27 की 7, 2 हारसिल, 3 तिहाई 9, 9 2 11, एक हारसिल, 3 एकम 3 और ये 4, 41,730। तो इसकी अंतिम पूंजी यहाँ पर जो शेष के रूप में हम लिखेंगे, शेष ले जाया गया, इसकी पूंजी कितनी होगी? 41,730 रुपये। 41,730 इसकी पूंजी हो जाएगी। इसके अनुपात में हमने कन्वर्ट कर दिया। कैसे किया? इन दोनों की जो अंतिम पूंजी आ रही थी उसको हमने जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद, ठीक है, जोड़ दिया और जोड़ने के बाद क्या किया, हमने उसको अनुपात में बदल दिया। फिर उसी तरह किसके लिए? सूर्य के लिए देखते हैं कि इसकी पूंजी अनुपात के अनुसार कितनी होगी। 55,640 इन दोनों की पूंजी का जोड़ था। इन दोनों की पूंजी का जोड़ 55,640। अब उसको अनुपात में हम बदल देते हैं। तो यहाँ पर निकल कर आएगा 13,910। 13,910 इसकी पूंजी निकल कर आएगी। यहाँ लिख देंगे 13,910। तो हमने यहाँ पर इनकी अंतिम पूंजी भी निकाल ली। इनकी पूंजी को हमने अनुपात में बदल दिया। तो यहाँ पर हमारा जोड़ आएगा अब, ठीक है, हमने इसको बदल दिया। अब हम दोनों तरफ का मिलान करेंगे। अब हम दोनों तरफ का मिलान करेंगे। इनकी पूंजी को हमने अंतिम, मतलब जो इनकी अंतिम पूंजी थी उसको हमने अनुपात के अनुसार कर दिया है। इनका जो नया अनुपात था उसके अनुसार कर दिया है। अब दोनों तरफ का योग करेंगे और देखेंगे दोनों तरफ का मिलान हो रहा है कि नहीं, किधर कम पड़ रहा है किधर ज़्यादा हो रहा है, ये हमको देखना होगा। तो आप देखेंगे जब इधर का हम योग करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है 5250 और 41,730। तो 0, 8, 7 2 9, 7 2 9, 5 1 6 और ये 4, 46,980। इसका इधर का योग आता है 46,980, और इधर का योग हमारा कितना था? 39,480। इधर का योग हमारा 46,980 और इधर का योग हमारा 39,480। मतलब कि इसकी पूंजी, इधर से पूंजी बनता है, इसकी पूंजी कम है। इसकी पूंजी कम है, मतलब इससे पैसा और मंगाया जाएगा। तो इससे रोकड़ के रूप में ना मंगाकर जो भी इसका डिफरेंस आ रहा है, मतलब इससे पूंजी मंगाना है, तो अभी इसे रोकड़ के रूप में ना मंगाकर क्या किया जाएगा, इसके चालू खाते को खोल दिया जाएगा। इधर कम पड़ रहा है तो यहाँ पर इसके चालू खाते को हम खोल देंगे। चालू खाता भी क्या है? एक व्यक्तिगत खाता है, ठीक है, दायित्व तो बनाता है, क्रेडिट करके उसको चालू करते हैं हम। अगर डेबिट कर रहे हैं इसका मतलब कि पैसा लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पर जब चालू खाता लिखेंगे तो क्या होगा, पूंजी खाता क्रेडिट हो जाएगा, चालू खाता डेबिट हो जाएगा, मतलब कि पैसा इससे लेना है। तो हमको अभी देखना पड़ेगा कितना इससे पैसा लेना है, क्योंकि इसकी पूंजी कम है। तो इधर का योग आया इसका 46,980 और इधर का योग है इसका 39,480। घटाते हैं। 46,980 में 39,480 हम घटा देते हैं। तो 0 0,
9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पास 16 में से 9 गया 7, और यहाँ 3 में से 3 गया 0। 7,500 रुपये इधर का योग कम है। ठीक है, कम है मतलब मंगाया जाएगा पैसा, अभी नहीं मंगा रहे, चालू खाते में हस्तांतरित कर देना। ठीक है, चालू खाता यहाँ पास लिख देंगे हम 7,500 रुपये। तो इसका दोनों तरफ का योग बराबर आ जाएगा, कितना आएगा 46,980। इधर का भी योग 46,980। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब उसी तरह अब ठीक है, इसका तो हो गया, इसका हो गया, इसका भी हो चुका है यहाँ पास। अब हमको देखना है सूर्य का। तो आप देखेंगे इधर का योग आप इसका देखेंगे 13,910 और 1,750। 0 6 16 की 6 एक हारसिल, 3 एक 4 एक 5, 15,660 रुपये इधर का योग है। और इधर का जब हम योग देखते हैं तो इधर का योग इसका कितना है 23,160। 23,160 मतलब कि इसकी पूंजी ज्यादा है, इधर का योग ज्यादा है मतलब इसके पास पूंजी है। इसमें देख रहे थे आप कि इधर डेबिट साइड का योग ज्यादा था, मतलब इसके पास पूंजी कम थी। पूंजी कम थी तो इससे मंगाया जाएगा, अभी हम नहीं मंगा रहे हैं, चालू खाते में हस्तांतरित कर दे रहे हैं। ठीक है, मगर इसके पास तो पूंजी है मतलब इससे नहीं मंगाया जाएगा। देखेंगे कितना इसके पास ज्यादा पूंजी है। तो इधर का योग है 23,160 और इधर का योग हमारा आता है 15,660। तो 0 0, यहाँ पास 11 में से 6 गया 5, 12 में से 5 गया 7, और 1 में से गया 0, मतलब 7,500 रुपये इसका पूंजी ज़्यादा है। तो क्या किया जाएगा, अभी इसको कैश के रूप में नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा है ठीक है, मगर इसको कैश के रूप में नहीं दिया जाएगा। क्या किया जाएगा, चालू खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे चालू खाता, अमाउंट कितना है 7,500 रुपये। अब इसका भी योग करेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा हमारा 23,160, इधर का भी 23,160। अब ये हमारा पूंजी खाता यहाँ से पूंजी खाता क्लोज हो जाता है। अब इस पूंजी को, ये जो इनकी अंतिम पूंजी है, अंतिम पूंजी ये चालू खाता, ठीक है, अंतिम पूंजी ये चालू खाता, और उसके बाद इसका जो ऋण जो खाता है उस सभी को उठाकर यहाँ पास हम ले जाएंगे। तो पहले ऋण, किसका ऋण, बजाज का, अमाउंट कितना है 51,320 रुपये। फिर उसी तरह चालू चालू खाता, ये किसका है, चालू खाता किसका है, ये है हमारा सूर्य का। ठीक है, तो यहाँ सूर्य लिख देंगे, अमाउंट कितना हो गया 7,500 रुपये, ये लिख दिया हमने, इसका ऋण भी लिख दिया हमने। और अब इनकी पूंजी को बताते हैं। पूंजी पहला किसके लिए, पहला नारंग के लिए, अब यही दो मालिक रहेंगे नारंग और सूर्य। ठीक है, नारंग के लिए 41,730, और सूर्य का हमारा निकल कर आता है 13,910। दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो 55,640 हमारा आता है। ठीक है, ये कर दिया। एक चीज हमारा और बच गया, ये चालू खाता का ये बचा हुआ है, क्योंकि ये डेबिट है, दायित्व तो नहीं बना रहा है, ये लेना है, किससे लेना है, नारंग से पैसा लेना है। तो ये हम इसको संपत्ति पक्ष में लिख देंगे चालू खाता, और लिखेंगे नारंग, कितना 7,500 रुपये लिख दिया हमने। अब ये हमारा यहाँ पास पूरा हो गया। अब हम तुलन पत्र को बंद करेंगे। तो तुलन पत्र को बंद करने से पहले क्या है कि हमने कुछ अमाउंट अंदर लिखा हुआ है, इसको बाहर कर लेते हैं। जैसे देय पत्र है, 12,000 रुपये बाहर कर देते हैं। विविध देनदार, इसमें कोई भी समायोजन नहीं हुआ, 18,000 इसको भी बाहर कर देते हैं। ऋण बाहर है, चालू खाता बाहर है, पूंजी भी बाहर है। आप देखेंगे परिसर का भी अमाउंट बाहर है, मशीनरी के अमाउंट बाहर है, फर्नीचर के अमाउंट बाहर है, स्टॉक के अमाउंट बाहर है, देनदार के अमाउंट बाहर है, रोकड़ का अमाउंट हमको बाहर करना पड़ेगा। रोकड़ का अमाउंट बाहर कर लेते हैं।
और चालू खाते का भी अमाउंट बाहर है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को टोटल करेंगे। ठीक है, तो जब आप टोटल करेंगे तो हमारा टोटल जो आएगा 1,44,000, 1,44,460 हमारा टोटल आता है। दोनों तरफ का आप जोड़ के देखिएगा, इतना ही आएगा, 1,44,460 दोनों तरफ का योग हमारा बराबर आता है। तो ये सवाल हमारा यहाँ पास हल होता है। मैंने आपको इस सवाल का जो जो चीज़ बनाना था वो पूरा बनाकर बताया है। तो यहाँ पास ये सवाल हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 था एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर का, वो यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको जो इस सवाल का सॉल्यूशन है वो समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।